डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मनीष कालरा, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, डॉक्टर केसीबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज भिलाई 3। आज मैं आपको बीएससी पार्ट 1 पेपर 2 यूनिट 1 में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है किरचॉफ्स वोल्टेज एंड करंट लॉज, वोल्टेज एंड करंट सोर्सेस पर संक्षिप्त चर्चा करूंगा। (1845) में जर्मन फिजिसिस्ट किरचॉफ ने सर्किट को सॉल्व करने के दो नियम दिए थे। उन नियमों पर चर्चा करने से पहले मैं थोड़ा पूर्व वर्षों में हम किस प्रकार सर्किट को सॉल्व करते थे उस पर चर्चा करना चाहूँगा। हम पूर्व कक्षाओं में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक सर्किट आते थे, हम उनको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते थे, सीरीज रेजिस्टेंस, पैरेलल रेजिस्टेंस जोड़ते थे, सर्किट में वोल्टेज सोर्स देखते थे, तुल्य प्रतिरोध निकालते थे, वोल्टेज को रेजिस्टेंस से भाग करके करंट कैलकुलेट करते थे और हम समस्याओं का समाधान प्राप्त कर लेते थे। इन समस्याओं का समाधान हम तब तक प्राप्त करते हैं जब तक सर्किट बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुआ। एक बंद परिपथ अगर एक लूप के रूप में है या दो लूप के रूप में है तो हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते थे। अगर सर्किट कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, एक लूप, दो लूप, तीन लूप इंटरमिंगल्ड हो जाए, तो हमारे लिए उन समस्याओं का समाधान करना कठिन हो जाता है। तो उसी तरह के कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करने के लिए किरचॉफ ने दो महत्वपूर्ण नियम दिए थे। वो दो महत्वपूर्ण नियम इस प्रकार हैं। पहला नियम लॉ ऑफ करंट्स कहलाता है। लॉ ऑफ करंट्स में हमारा सर्किट जो है लूप से मिलके, बहुत सारे लूप्स हैं, लूप आपस में जुड़ते हैं, तो जुड़ने वाले स्थल को हम नोड कहते हैं, संधि कहते हैं। तो संधि पर लूप से धारा आ रही है और धारा जा भी रही है। तो पहला नियम कहता है जितनी धारा किसी संधि स्थल के किसी पॉइंट पर आती है और कितनी धारा जाती है, दोनों धाराएं आपस में बराबर होती है। अर्थात आने वाली धाराएं संधि की ओर या नोड पर पहुंचने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। या दूसरे शब्दों में कि नोड पर कोई भी धारा चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होता, जितनी धारा आई उतनी धारा चली गई। तो बीजगणितीय योग, आने वाली धाराओं को हम धनात्मक लेते हैं, जाने वाली धाराओं को हम ऋणात्मक लेते हैं, तो धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसका आश्रय है कि किसी भी संधि स्थल पर, चाहे ए बिंदु हो चाहे कोई भी बिंदु हो, वहां पर चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होता। तो ये नियम एक तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। सेकंड नियम किरचॉफ का है कि जो बंद लूप है, उस बंद लूप में करंट गवर्न करने के लिए वोल्टेज सोर्स हैं। तो जितने वोल्टेज सोर्सेस करंट गवर्न करने के उस बंद लूप के अंदर मौजूद हैं, उन सबके ईएमएफ का सुमेशन वो बराबर होता है। क्योंकि जब धारा बहती है तो धारा अधिक विभव से कम विभव की ओर बहती है, तो विभव पतन होता है जुड़े हुए कंपोनेंट्स में, जो हम पैसिव कंपोनेंट्स हम लेते हैं। तो जो विभव पतन होता है I इंटू आर, वो जितने भी कंपोनेंट जुड़े हुए हैं उनमें विभव पतनों के योग के बराबर होता है। अर्थात सुमेशन ई इज इक्वल टू सुमेशन आई आर। सुमेशन ई जो है विद्युत भाग बलों का योग है और सुमेशन आई आर विभव पतनों का योग है विभिन्न एलिमेंट्स के अक्रॉस। तो हम इसी नियम को, सेकंड लॉ को यहाँ लागू अगर हम करते हैं, यहाँ हमने दो लूप लिए, लूप 1, लूप 2। लूप 1 को ध्यान से देखिए, यहाँ से धारा कि हमने लूप की दिशा ली है। ये दिशा दो तरीके से, एक तो हम ABCDE कर सकते हैं या हम डायरेक्शन को के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन ही हमने यहाँ ली है। तो यहाँ देखिएगा कि एक E1 सोर्स है, E2 सोर्स है, E1 के विपरीत दिशा में E2 सोर्स है। तो हमारे पास इस बंद लूप में कुल विद्युत वाहक बलों का योग हो गया E1 माइनस E2। और विभव पतन जो है वो ध्यान से देखिएगा, विभव पतन जो है वो हमारे पास है R1 I1, ये विभव पतन है, और R2 I2 ये उल्टी दिशा में है। ये इस I2 दूसरी बैटरी से धारा ये इस दिशा में जा रही है। यहाँ ध्यान देना कि जो धारा हमने बैटरी से ली है वो एक ही धारा रहेंगे, हम I1 का मान यहाँ नहीं लेंगे, क्योंकि हमने ये एक फाइनल करंट लिया जो इस AB पोर्शन से, अर्थात यहाँ हमारी स्थिति में BA से जा रही है, BA दिशा में है इस बैटरी E2 से।
तो यहाँ हमारे पास E1 माइनस E2 बराबर हो गया विभव पतन I1 R1 और माइनस I2 R2। और यही नियम अगर हम सेकेंड लूप पर लगाते हैं तो यहाँ पर केवल एक ही विद्युत भाग बल है E2। तो E2 बराबर हमारे पास होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमारे पास दोनों करंट जुड़ गई हैं, तो I1 प्लस I2 R3 और ये R2 I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 R2 R3। तो ये हमारे पास सेकंड लॉ हो गया। तो इन दोनों समीकरण को हम उपयोग करते हैं और I1 और I2 दोनों करंट्स अलग अलग रेजिस्टेंस से कितनी करंट जा रही हैं हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम इस नियम को एक प्रॉब्लम के जरिए समझेंगे। ये हमारा एक सर्किट है। यहाँ एक चीज और हम जोड़ना चाहेंगे कि किरचॉफ लॉ में हम कब पोलरिटी लेते हैं धनात्मक, कब पोलरिटी लेते हैं ऋणात्मक। हम पोलरिटी लेते हैं जब हमारी करंट की दिशा में बैटरी का ऋणात्मक सिरा पहले आता है और धनात्मक सिरा बाद में आता है और हमने वही डायरेक्शन ली है मैश की, तो हम बैटरी का विद्युत भाग बल धनात्मक लेते हैं। और अगर ऐसा उल्टा होता है कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पहले आता है, नेगेटिव टर्मिनल बाद में आता है, तो हम उसको माइनस लेते हैं। तो इस चित्र में ध्यान से देखिएगा, E1 हमारा प्लस में है, E2 हमारा माइनस में है। और विभव पतन जो है, अगर अधिक विभव से कम विभव की ओर ले रहे हैं तो प्लस लिया जाता है, क्योंकि पतन है VA माइनस VB। ये V अगर ये पॉइंट थोड़ी देर के लिए A है, ये B है, तो VA माइनस VB यहाँ धनात्मक होगा। और अगर उल्टा आता है तो हम माइनस साइन के साथ लेते हैं। अब हम एक सर्किट को सॉल्व करते हैं। एक सर्किट है जिसमें दो विद्युत भाग बल चित्र के अनुसार जुड़े हैं और 3 रेजिस्टेंस हमारे जुड़े हैं। तो हमको यहाँ पर प्रत्येक प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा का मान निकालना है, 1 ओम, 4.5 ओम, 1 ओम। तो यहाँ हम मान रहे हैं कि जो 2 वोल्ट वाली बैटरी है, सेल है, उससे धारा I1 जा रही है। ये धारा हमने I1 ले ली और दूसरी बैटरी से धारा I2, जैसे चित्र के अनुसार हमने अपनी इच्छा से धारा ले ली, चाहे माइनस आए का इसका अर्थ है कि हमने ली दिशा से विपरीत दिशा में धारा बह रही है। ये हमने धारा की दिशा ले ली, 2 वोल्ट से I1 धारा और 1 वोल्ट से धारा I2। दिशा इस प्रकार है। अब यहाँ पे 2 मैश है, 1 मैश, 2 मैश। अब मैंने यहाँ पर डायरेक्शन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज नहीं ली, मैंने उसको व्यक्त किया है बिंदुओं से, A B C A। एक लूप हो गया A B C A, दूसरा लूप हो गया हमारा A D C A। तो पहले लूप में अगर हम किरचॉफ का नियम लगाते हैं A B C A, तो ये पहला नियम जो है उस नियम के अनुसार ध्यान से देखिएगा, हमने A B C A, तो बैटरी का ऋणात्मक पहले है तो पॉजिटिव बैटरी की यहीं में पॉजिटिव, और यहाँ पर विभव ड्रॉप हो गया 1 इंटू I1, और इस दिशा में ही दोनों करंट जुड़ रही हैं, I1 प्लस I2 इंटू 4.5, क्योंकि एक करंट I2 यहाँ से आ रही है, I1 यहाँ से आ रही है, इन दोनों को जोड़ दिया तो हमारे पास करंट I1 प्लस I2 होगी। तो हम दोनों पहली समीकरण हमने पहले लूप में ली, तो समीकरण हमारे पास इस प्रकार आ गई। इसके बाद हम दूसरे मैश में चलते हैं। दूसरा मैश हमारे पास ADCA। तो यहाँ पर भी बैटरी की पोलरिटी पॉजिटिव लेंगे, 1 इज इक्वल टू I2 इंटू 1 प्लस I1 प्लस 4.5 इंटू I1 प्लस I2। तो दूसरा हम समीकरण इस प्रकार लिख सकते हैं, I2 इंटू 1, I1 प्लस I2 इंटू 4.5। और इन दोनों समीकरण को सोल्व करते हैं तो हमको वैल्यू मिलती है I1 बराबर 0.65 एम्पियर, I2 बराबर माइनस 0.35 एम्पियर। यहाँ मान हमारा माइनस आया। माइनस का मतलब है कि जो हमने डायरेक्शन ली है, ये जो डायरेक्शन ली है A टू D, वास्तव में परिपथ में धारा D टू A बह रही है। अब ये अभ्यास के लिए एक प्रश्न है। इस प्रश्न को अगर हम आप सोल्व करिए। अभ्यास में 2 बैटरी हैं, 18 वोल्ट 12 वोल्ट और 3 रेजिस्टेंस चित्र के अनुसार जुड़े हैं, और हमको किरचॉफ के नियम का पालन करते हुए तीनों रेजिस्टेंस से बहने वाली धारा निकालनी है। निकाल के आप धारा का मान निकालिए। उत्तर जो है वो क्रमशः 12 ओम से धारा 2 एम्पियर, 6 ओम से धारा 1 एम्पियर और 3 एम्पियर की धारा 1 ओम के प्रतिरोध से बहेगी। इसके बाद हम आते हैं वोल्टेज एंड करंट सोर्स। तो हमको सर्किट में अभी हमने धारा का मान, सर्किट में वोल्टेज यूज किए थे। ये डिफरेंट सर्किट में वोल्टेजेस हैं जो हम सोर्सेज हैं जो हम यूज करते हैं। तो हमारे पास 2 तरह के सोर्स होते हैं, एक होता है वोल्टेज सोर्स और एक होता है करंट सोर्स। तो सबसे पहले हम आदर्श
वोल्टेज सोर्स की बात करते हैं, ये भी एक दो, उसमें बैटरी में भी दो टर्मिनल रहते हैं, दो टर्मिनल युक्ति है। उनके आदर्श वोल्टेज सोर्स में उनके सिरों पर वोल्टेज कांस्टेंट रहती है, चाहे उससे हम सोर्स से कितनी ही धारा का मान बांध लें, उनकी वोल्टेज पर कोई चेंज नहीं आता। वोल्टेज एज इट इज सेम वोल्टेज हमेशा उपलब्ध रहेगी, और इस सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध जो है वो 0 होता है। ये हमारा आइडियल सोर्स है। डीसी सोर्स लिया है, एसी सोर्स लेंगे तो यहाँ पर एसी का सिंबल आ जाएगा, प्लस माइनस साइन नहीं लगाएंगे, समय के साथ उसकी वोल्टेज में कोई अंतर नहीं आता। ये हमारा उस जो वास्तविक सोर्स है, ये आदर्श वोल्टेज सोर्स है। वास्तविक सोर्स ऐसा नहीं बन सकता, नहीं पाया जाता। तो वास्तविक सोर्स में जो हमारा सोर्स है उसका कुछ ना कुछ आंतरिक प्रतिरोध होता है। यहाँ आंतरिक प्रतिरोध 0 है, मगर यहाँ आंतरिक प्रतिरोध जरूर होता है। ये आंतरिक प्रतिरोध के साथ हमने वास्तविक सोर्स पर बनाया है, और इसकी बैटरी की जो वोल्टता है, ईएमएफ है, वो धीरे धीरे समय के साथ डिक्रीज होता रहता है, कम होता जाता है। दूसरा हमारा जो सोर्स होता है वो होता है आदर्श सोर्स, धारा स्रोत होता है। ये ऐसी दो टर्मिनल युक्ति होती है जिसमें इस दो टर्मिनल से अगर हम जोड़ेंगे तो हमेशा एक समान धारा बहती रहेगी, कोई भी लोड प्रतिरोध हो, कोई भी। ये आदर्श स्रोत की बात कर रहे हैं, तो हम अगर अनंत प्रतिरोध भी लगाएंगे तो भी उसमें धारा बहती रहेगी, जो कि कुछ नियमों के विरुद्ध पाई जाती है। तो हम इस स्रोत का इसलिए जो प्रतिरोध है वो हम अनंत कहते हैं। कितनी ही धारा हम उससे ले सकते हैं। करंट सप्लाइड बाय द सोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज ऑफ द सोर्स टर्मिनल। जो सोर्स के जो टर्मिनल हैं, जैसे ये दो टर्मिनल हैं, इसके सिरों पर कोई भी वोल्टेज हो, मगर धारा का मान एक ही रहेगा। क्योंकि अब कहा है कि धारा का मान एक ही रहेगा, तो अगर हम इसको सिंबल, अगर हम इसका, ये आदर्श स्रोत है, धारा का मान एक समान ए और बी के बीच में, समय के साथ धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं है। तो अब अगर हम इसका जो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो अनंत होता है, मगर जो हम प्रैक्टिकल सोर्स लेते हैं, प्रैक्टिकल सोर्स में हमको एक पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लेना पड़ता है, क्योंकि बिना रेजिस्टेंस लगाए भी इस दो टर्मिनल युक्ति से धारा बहती रहेगी, जो आदर्श स्थितियों में संभव नहीं है। इसलिए हम उस प्रैक्टिकल सोर्स में एक पैरेलल में एक हमको रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, जिससे अगर हम धारा नहीं भी ले रहे तो उसका एक सर्किट क्लोज, बंद पाथ बना रहे। तो वास्तविक सोर्स को हम आई के साथ एक रेजिस्टेंस के जरिए दर्शाते हैं, और समय के साथ धारा का मान, इस वास्तविक धारा स्रोत में धारा का मान समय के साथ घटता जाता है। ये प्रैक्टिकल सोर्स है, प्रैक्टिकल करंट सोर्स है, और ये आदर्श सोर्स है। ये भी आदर्श सोर्स भी हम नहीं पाते हैं अपने कहीं भी लैब में। हम केवल वास्तविक सोर्स, करंट सोर्स और वास्तविक वोल्टेज सोर्स से ही हमको अपने युक्तियों में यूज करना होता है। धन्यवाद।